नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को आज कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है पहला, पीएम किसान समृद्धि केंद्र है ना, यहां से फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स की जरूरत होती है वो सभी किसानों को जो है वहां से प्रदान किया जाएगा और उनकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। तो जो अलग से पैसा ब्रांडिंग वगैरह का देना पड़ रहा था वो वहां पर बचेगा, तो वाइबल हो जाएगी एग्रीकल्चर और वहां पर जो है आपका प्रोडक्टिविटी भी इनहैंस हो जाएगी, उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर का कोर पार्ट है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं इसको आप। इसके बाद जो सेकंड हमारा यहाँ पर टॉपिक है वर्ल्ड फूड डे के संदर्भ में है। जैसे हंगर वगैरह आप पढ़ते हैं तो हंगर को डिफीट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये संस्था आपकी काम करती है, यूएन की स्पेशलाइज्ड आपकी संस्था है ये आपकी, ठीक है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद यूएन की स्थापना होगी, उसी समय इसकी भी स्थापना किया जाएगा 1946 में। इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर में भी आएगा और सेकंड पेपर में भी आएगा। सेकंड पेपर में इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए थर्ड पेपर में भी आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका गवर्नेंस का मेन जो है आपका फीचर है ना। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब पार्टियों के अंतर्गत जो है आंतरिक लोकतंत्र। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए परिवारवाद है या कैरिस्मेटिक अगर किसी का पर्सनालिटी है ना, अब किसी के फादर बब्बा रहे हो नेता तो उनका लड़का भी नेता बनेगा, तो ये नेपोटिज्म है। आप जो है इस तरीके की चीजों को जो है लोकतंत्र में नहीं ला सकते, लेकिन हमारे यहाँ यही प्रिवेल करता है। हर क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो खेल हो चाहे राजनीति हो, अगर एक व्यक्ति चला गया तो ऐसा माना जाता है कि उसका आने वाला जो भी वंशज होगा वो भी वही काम करेगा, क्योंकि ये तो पेट से लेके वो एबिलिटी आ रहा है। बहुत सारे ज्वलंत उसके अभी भी समकालीन संदर्भ में कंटेम्पररी टाइम में भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेपर का कोर पार्ट है, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल। इसके बाद पेंशन स्कीम की बात करेंगे। अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रही है और जब पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो इसके बीच में कंपैरिजन भी यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, सोशल सिक्योरिटी का डोमेन है आपका, सोशल जस्टिस का पार्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट में रख सकते हैं। कोलेजियम सिस्टम के बारे में फिर से चर्चा की जाएगी यहां पर आज, और इसको कई बार हमने कवर भी किया है। तो जो जजेस वगैरह के ट्रांसफर होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट वगैरह होता है तो वो जो है कोलेजियम के द्वारा होता है। इसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और फोर मोस्ट जो भी आपके मोस्ट सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनको मिला के कोलेजियम बनता है, फिर वो निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो इसके प्रॉस और कॉन्स दोनों है ना, धनात्मक पॉइंट जो है आपके वो भी है और ऋणात्मक पॉइंट भी तो है इसके, तो देखेंगे सेकंड पेपर का कोर पार्ट है। इसके बाद डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कुल मिला के ये है कि जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करना है ना, ये आपकी सेल्फ सर्विस होगी, ठीक है। तो इससे जो है इंक्लूजन भी बढ़ेगा, ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर जो है ये थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप लोग, बैंकिंग सिस्टम का कोर पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक जो है उसको डिटेल में देखेंगे अब हम लोग यहां पर। तो जो यहां पर ये बताया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि जो केंद्र है उनका इनॉग्रेशन किया है, उनका उद्घाटन किया है, और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर को भी यहां पर
शुभारंभ किया है ऐसी परियोजना का। तो 600 जो है इस तरीके के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है ये आपके स्टैब्लिश किए गए हैं। किसके तत्वाधान में किए गए हैं, किसके अंडर में? तो मिनिस्ट्री आएगी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, है ना। लॉन्च किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो भी आपकी रिटेल अभी शॉप्स आप लोग देखते हैं फर्टिलाइजर की, उनको ही कन्वर्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में, और वो भी चरणबद्ध तरीके से, फेज्ड मैनर में। ठीक है, अब यहां से कई सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी फार्मर्स को, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी। जैसे एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर है, सीड्स है ना, और जो टेस्टिंग फैसिलिटी है सॉइल्स की, सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, उनको भी यहाँ पर जो है उस तरीके की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी कि वहां पर टेस्टिंग वगैरह की भी सुविधा उनको दी जाएगी। तो ओवरऑल जो है फार्मर्स के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, और अल्टीमेटली देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत प्रोडक्टिविटी को इनहैंस करने के लिए है ना, जो हमारी उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ना केवल यहां पर बहुत सारे इनपुट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, बल्कि यहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है रन हो रही है, उसके बारे में भी लोगों को जो है, कृषकों को जो है वहां पर अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, उनको सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और यहां पर जो रिटेलर्स हैं आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, उनकी क्षमता निर्माण का भी कार्य किया जाएगा नियमित रूप से। अब यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग जो है आपका 3.3 लाख से भी जो ज्यादा आपकी रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स हैं, उनको प्लान किया जा रहा है कि कन्वर्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में। अब अगर यहां पर आप देखेंगे इस योजना के बारे में बताया जा रहा है, तो सीधी बात है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये जो आपकी परियोजना है उसका शुभारंभ किया गया है। भारतीय जन उर्वरक परियोजना, है ना, पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो सीधी बात यह है कि इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डोमेन यहां पर बताया जा रहा है कि भारत अल्ट्रा जो है आपका भारत यूरिया बैग जो है यहां पर लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? भारत यूरिया बैग। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत ब्रांडिंग की जाएगी, मतलब जो भी आपकी रिटेलर्स की जो कंपनीज हैं, है ना, तो उनको एक ही ब्रांड के अंतर्गत जो है यूरिया प्रदान किया जाएगा। तो जो इसकी मार्केटिंग वगैरह है उसमें भी इनको सहायता प्राप्त होगी, और जो डिफरेंट ब्रांडिंग वगैरह होती थी तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता था, मानकीकरण नहीं होता था, तो उसके कारण उनको लॉस होता था। तो उस लूप होल को हम यहां पर एड्रेस कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे इससे कहीं ना कहीं जो कॉस्ट होगी फर्टिलाइजर की कम हो जाएगी, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी व्यवहार्यता बढ़ेगी, है ना, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाएगा, मानकीकरण भी हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जब इसकी वायबिलिटी होगी तो एक अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव जो आपका फर्टिलाइजर होगा उसकी उपलब्धता फार्मर तक हो जाएगी। तो उससे कहीं ना कहीं जो है उनको फायदा होगा, क्योंकि वो लागत प्रभावी भी होगा, और उसके साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो होगी वो आपकी इनहैंस हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये बताया जा रहा है भारत यूरिया बैग के बारे में। तो सीधी बात है, यहां पर जो भी उर्वरक कंपनियां हैं वो अपने उत्पादों को अब एक जो भारत नाम का ब्रांड है उसी के अंतर्गत उसको बेचेंगे, तो एकीकरण हो जाएगा उससे, है ना। वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसीलिए नाम दिया गया है कि एक ही ब्रांड के अंतर्गत, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसको अनिवार्य बनाया गया। इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि पूरे देश में उर्वरक के जो ब्रांड है उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना इसका अपने आप में उद्देश्य है, चाहे मैन्युफैक्चरर कोई भी हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं जो इनको मतलब आवाजाही भी कम हो जाएगी उर्वरकों की, जो व्यर्थ रूप से पहले की जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया जाता था, है ना, अलग अलग ब्रांडिंग के कारण। तो अब ये एकल ब्रांड हो जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं इनकी इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और जो पहले आवाजाही होती थी तो जो माल ढुलाई होती थी उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी वगैरह भी देना पड़ता था, तो वो भी बचत होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है वर्ल्ड फूड डे। तो सीधी बात है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है वर्ल्ड जो फूड डे है एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, जीरो हंगर को प्रमोट करता है। तो इसको हम मनाते क्यों है? सीधी बात है, ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। किस तरीके की अवेयरनेस? तो यहां पर जो बताया जा रहा है, जब हम कोई भी डे मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसके बारे में लोगों को अवेयर करना होता है। तो यहां पर भी सीधी बात है कि ग्लोबल अवेयरनेस को हमको प्रमोट करना है, और ऐसे एक्शंस को यहां पर हमको परफॉर्म करना है ताकि जो लोग हंगर का सामना करना पड़ रहा है, जिनको जो आपके भूख से जो है आपके ग्रसित हैं, जो सफर कर रहे हैं, है ना, तो उनको जो है बचाया जा सके।
ठीक है, और उनके लिए जो है प्रॉपर फूड, हर व्यक्ति के लिए जो है प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जाना चाहिए, है ना, उसके संदर्भ में यहां पर जो है काम किया जाता है। ठीक है, कुल मिला के फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हंगर को खत्म करना है, जीरो हंगर को जो है प्रमोट करना है। अब ये जो है पहली बार कब मनाया गया, तो मतलब जो पहली बार इस डे को कब मनाया गया, तो 1946 में, ठीक है ना, जब जो है स्थापना की गई थी FAO की, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये ग्लोबल लेवल पे काम करती है हंगर को डिफीट करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर इसके क्या क्या की प्रायोरिटीज है, तो सबसे पहली चीज हंगर को एलिमिनेट करना, दूसरी चीज फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करना, खाद्य असुरक्षा को खत्म करना, कुल मिलाकर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का जो है आपका उसका उन्मूलन करना, एग्रीकल्चर जो है उसको सस्टेनेबल बनाना, उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इंक्लूसिव और एफिशिएंट एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम को इंश्योर करना, और आपदा के संदर्भ में जब लोगों के बीच में आजीविका का जो है वहां पर क्या हो जाता है, आजीविका पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ जाता है या आजीविका पर संकट आ पड़ता है, तो उससे भी उनकी रक्षा करना है, जैसे कोविड के दौरान, है ना, फूड सिक्योरिटी जो है लोगों को प्रोवाइड करना। तो की पॉइंट्स क्या है, तो सीधी बात है, यहां पर ये बताया जा रहा है, अभी एक रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 822 अप्रॉक्स जो आपके मिलियन पीपल है, 828 मिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड, अभी भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है, और 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो आपका सीवर हंगर का सामना करना पड़ रहा है उनको, है ना, कोविड के कारण ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। एक आपकी हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट है जो FAO और जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके द्वारा यहां पर पब्लिश किया गया, उसमें बताया गया है कि जो भूखमरी की समस्या है आने वाले टाइम पर और ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहां पर बोला जा रहा है कि लगभग 45 देशों में 205 मिलियन से ज्यादा लोगों को जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं इमरजेंसी जो है रेफरेंस में, आपातकालीन संदर्भ में उनको जो है फूड सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इतने लोग जो है वल्नरेबल है। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, और उसके द्वारा जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है और पौष्टिक भोजन की पहुंच लोगों तक हो सके उसको जो है इंश्योर करने की बात किया जाता है। अब यहाँ पर जो है कई सारे जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी परिवर्तनकारी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कार्यवाही करते हैं, जैसे बेहतर उत्पादन कैसे हो, बेहतर पोषण की व्यवस्था कैसे हो, है ना, तो ये सब भी जो है यहां पर अपनाया जाता है, और इन्हीं के माध्यम से 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है जीरो हंगर का उसको प्राप्त किया जा सकेगा, है ना। ये कहीं ना कहीं बेटरमेंट ऑफ लाइफ से भी रिलेटेड है ना, बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है। अब भारत की बात करें तो हरित क्रांति के बाद से ही, जब 60 के दशक में आप लोग देखते हैं, तो उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया, है ना, खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में, और भारत की यात्रा जो है बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक भी है बहुत सारे देशों के लिए, और भारत जो है बहुत बड़े कृषि उत्पादक निर्यातकों में, जो महत्वपूर्ण आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं उनमें से भी हम एक है। 2021-22 की अगर बात करें तो टोटल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जो आपका एग्रीकल्चर के जो भी आपके एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो है वृद्धि दर्ज की गई है 20% की, अगर हम कंपैरिजन करके देखें 2020-21 से, और $49.6 बिलियन की जो है यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है ना, 20% याद रखिए। और यहां पर एक कंसर्न भी है कि लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे गेहूं और चावल के उत्पादन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, और आने वाले वर्षों में इस ऋणात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी आपकी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए मिटिगेशन के जो भी आपके आयाम हैं और जो सस्टेनेबल आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है, वहां पर फोकस करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, आप लोगों को पता है, हमने डेटा भी देखा है कि हम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो बस 2030 तक भारत की जनसंख्या में 1.5 मिलियन तक जो है वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं सतत जो कृषिगत जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाने की आवश्यकता है ना, ताकि जो हमारे आने वाली बढ़ने वाली जो पॉपुलेशन है उसको भी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके और क्वालिटेटिव फूड प्रोवाइड किया जा सके। यहां पर ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो आपकी पारंपरिक जो भी आपकी ट्रेडिशनल तरीके हैं उनकी जगह जो है आपके नए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो प्रैक्टिसेस है उनको अपनाने की आवश्यकता है। सतत जो आपकी कृषि की जो आपकी प्रणालियां है उसको जो है अपनाने की आवश्यकता है, ताकि जो है उत्पादन भी अच्छा हो सके और एनवायरमेंट पे भी जो है नेगेटिव
इम्पैक्ट ना पड़े, है ना तो सॉइल पे, ना एनवायरमेंट पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, कमजोर आबादी है आपकी, है ना, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, है ना, कई सारी जो है इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं। जैसे एनएफएसए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत सबसे मेन डायमेंशन उसका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, अंत्योदय जिसको बोलते हैं, मतलब पिछड़ों में भी पिछड़े, उनको जो है प्रायोरिटाइज करके उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। उसके अलावा पोषण स्कीम, जिसका पहले नाम मिड डे मील स्कीम था, इसके बारे में आप लोगों को पता है। उसके बाद जो है आईसीडीएस की भी बात यहां पर की गई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा का पूरा आपका पेनिट्रेशन है, जो जाल है, उसमें लगभग अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो बिलियंस ऑफ पीपल्स जो है इससे जो है उनको बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। अब जो है वर्तमान में सरकार नए नए तकनीकों को भी अपना रही है, जैसे डिजिटलीकरण को अपना रही है, जो फूड फोर्टिफिकेशन को अपना रही है। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अब कोई भी आपका फूड प्रोडक्ट है, उसमें इसेंशियल विटामिन और जो भी आपके प्रोटीन के कंटेंट है, अगर उसमें इंसर्ट करा दिया जाता है तो उसकी क्वालिटेटिव जो है या न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इनहैंस हो जाती है, उसी को फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। इसके साथ बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे आयामों को भी अपनाने के लिए नए नए इनिशिएटिव जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपने प्रोग्राम्स के द्वारा रन कर रही है। इसके अलावा जो आपकी महामारी, गरीबी और असमानता के शीर्षक वाली एक जो है आपकी स्टडी पब्लिश हुई थी, ठीक है ना, आईएमएफ के द्वारा, उसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो भारत सरकार ने 2020 में लॉन्च किया कोविड के दौरान, उसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला और जो अत्यधिक गरीबी है वो बिलो 1% उसी के कारण रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब ये कि पार्टी जो है उसके अंदर, मतलब इंट्रा लेवल पे बात करें, पार्टी के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना की, वहां पर जो विभिन्न आपके सदस्य हैं उनको सभी को जो है समान रूप से उनके विचारों को जो है प्राथमिक रूप से देखना, जांचना और वहां पर न्यूट्रल जो है लेवल पे वहां पर नियुक्तियां करना, आंतरिक स्तर पे बात कर रहा हूं मैं पार्टीज के, और वहां पर डिसीजन भी जो है कलेक्टिव मैनर में लिया जाना चाहिए, है ना। वहां पर भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म जो है आपका, उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है ना, जो विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज जो है काम करते हैं और इसमें बॉटम अप अप्रोच से डिसीजन मेकिंग लिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि जो पार्टी के हाईकमान उन्होंने जो बोल दिया वही माना जाएगा। भैया आप सभी पार्टी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा विचार विमर्श के बाद जो है न्यूट्रल डिसीजन को वहां पर इंप्लीमेंट किया जाना अपेक्षित है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नदारद है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि इससे क्या इंश्योर किया जाता है, तो जो भी वहां पर व्यक्ति पार्टी के अंदर है उनकी जो भावनाएं हैं उनको भी मानना, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, डिसीजन मेकिंग में उनकी समावेशिता, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, और वहां पर जो भी सत्ता का जो प्राधिकार है वो प्रभावी रूप से जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी के बीच में करना, जो भी पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं। अब यहां पर अगर थ्योरेटिकली देखें तो डेमोक्रेसी को अगर देखें तो इसकी रक्षा जो है, जो सेफगार्ड है, वो दो जो है आयामों से की जाती है। पहला प्रोसीजरल जो आपकी डेमोक्रेसी है, मतलब प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, नाम से ही पता चल रहा है प्रक्रिया, और दूसरा जो है आपका सब्सटेंशिव जो आपका क्या है, सब्सटेंटिव जो है आपका डेमोक्रेसी। अब देखिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो भी आयाम हमको प्राप्त है डेमोक्रेसी के राइट्स के रूप में, जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गई, इलेक्शंस को पीरियोडिक मैनर में जो है कंडक्ट कराना, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेट बैलेट हो गया, तो ये सब क्या हो गया, प्रोसीजर जो एक सेट है रूल्स का, है ना, समुच्चय है नियमों का, और उसको जो है हम पालन करते हैं। लेकिन दूसरा जो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, ये आपका बिलीफ्स का कोर सेट होता है। कुल मिला के ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की वेल फंक्शनिंग के लिए, है ना। आंतरिक स्तर पर जो पार्टी है वहां पर भी लोकतंत्र है कि नहीं, क्योंकि भैया हमने तो चुन के पार्टी जो है उसको सत्ता में ला दिया। अब पार्टी के अंतर्गत जो लोग हैं, अगर सभी के मतों को वहां पर समान रूप से इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं जनादेश का उल्लंघन है वो। तो ये उनकी नैतिकता है, ये उनका उत्तरदायित्व है, ये उनका कर्तव्य है कि वो वहां पर इनर लेवल पे भी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करे। ठीक, अब इसके लिए अभी तक कोई विधायन वगैरह तो है नहीं, तो ये इनकी अकाउंटेबिलिटी है नहीं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सीधी बात है, जो हमारे
जन प्रतिनिधित्व, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है ना। तो जो लोगों का प्रतिनिधित्व है उनको मूर्त रूप में स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही चुन के उनको भेजा है। तो भैया सभी की बराबर महत्ता है, तो वहां सबको इंपॉर्टेंस देने के लिए इनर डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र का जो बहाली है वो आवश्यक है वहां पर। इसके अलावा जो भी आपका फेयर और ट्रांसपेरेंट इंटरनल फंक्शनिंग होता है उसको इंश्योर करने के लिए ये आवश्यक है, ताकि जो जनादेश है उसको, उसके सम्मान को बनाए रखा जा सके। इसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर मेंबर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह होती है पार्टी के अंदर भी, है ना, तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आती है इससे, इनर पार्टी डेमोक्रेसी से, ठीक है। इसके अलावा जब इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती है तो जो जनता का ट्रस्ट है, जो जनता का विश्वास है, वो भी आपका सुदृढ़ होता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट की समस्या देखी जाती है वो नहीं होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आंतरिक पार्टी के अंतर्गत, अगर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की अनुपस्थिति में ये होता है कि वहां पर जो करिश्माई शख्सियत होते हैं, जो कैरिस्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी होती है, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरी राजनीतिक दल जो है रन होती रहती है। बाकी लोगों के मत को दरकिनार किया जाता है और इससे कहीं ना कहीं जो है वो भक्ति को बढ़ावा मिलता है ना, अंधभक्ति जिसको बोलते हैं। और इससे अंधभक्ति से तानाशाही जो है बढ़ती है, कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी को बल मिलता है और जो डेमोक्रेसी का मेन कोर जो आपका एसेंस है वो आपका डिफीट हो जाता है। और इसी के संदर्भ में हमारे जो आपके फादर हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने एक बहुत अच्छा कथन भी बोला था कि राजनीति में जो भक्ति है या नायक पूजा है वो पतन और अंततः तानाशाही का मार्ग है। इस तरीके के स्टेटमेंट अपने पास रखा करिए, ऐसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना, कोट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवारों का चयन वगैरह होता है राजनीतिक दलों में, तो उनको जो है बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पे करना, ट्रांसपेरेंट मैनर में करने के लिए भी जो है ये आवश्यक होता है। और अगर यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता तो कहीं ना कहीं वहां पर पक्षपात तरीके से, पक्षपात पूर्ण तरीके से जो है नियुक्तियां वगैरह पार्टी के अंदर भी की जाती है और उससे कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं उनको, उनके ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, उनको जो है इंपॉर्टेंट जो है डेजिग्नेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब जो है राजनीतिक दलों के अंतर्गत हमारे यहाँ जब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो उसी के कारण वहां पर ट्रांसपेरेंसी जो है लैक करती है और इसी के कारण भारतीय राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन, मतलब भारतीय राजनीति के अपराधीकरण में जो है वृद्धि देखी जा रही है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ये जरूर रखिएगा कि जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसके डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको कोट करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। तो इसका डेटा है कि जो 17th नंबर की लोकसभा है, इसमें हमारे जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें 43 जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कुख्यात आरोपों का रिकॉर्ड है। वो कुख्यात आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उन अपराधों में रेप भी है, हत्या भी है, डकैती है ना, और ये इस तरीके के सभी जो गंभीर अपराध है, ऐसे अपराधी जो है 43% हमारी जो है विधायिका में बैठे हैं। अब ये जब अपराधी जाएंगे तो कैसे नियम कानून बनाएंगे, कैसे विधायन बनाएंगे, आप खुद ही सोचिए। और ये बताया जा रहा है कि 16th नंबर की जो लोकसभा थी उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर 109% की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि और कहीं नहीं है, ना तो लिटरेसी में वृद्धि हुई है, ना सोशल सिक्योरिटी के डोमेन में हुई है ना, फार्मर्स की इनकम तो डबल नहीं कर पाए, लेकिन ये आपका डबल है, 109% है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, सीट बनाए रखने के लिए जो नैतिकता है, राजनीतिक सुचिता है, उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है ना। तो इनको जो है ये सोचने की आवश्यकता है कि बताइए लोकतंत्र में 50% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के चले गए। अब ये जब अपराधी गए हैं तो ये क्या भला करने गए, वेलफेयर करने गए हैं ये वहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आंतरिक पार्टी के अंतर्गत लोकतंत्र की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उसके अंतर्गत जो भी हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले जो व्यक्ति हैं जिनको वहां पर भेजा गया है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के आधार को भी वहां पर जो है प्रमोट करता है। कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल राइट्स को भी प्रमोट करता है ना। अब ये दल बदल कानून भी जो है इसी का विरोधी है। एक तरीके से देखिए कि भैया दल बदल कानून है। अब जो पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है किसी चीज से वो जो है असहमत है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी, जबकि वहां पर प्रावधान है कि तब तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी जब तक सरकार गिरने की स्थिति ना आ जाए। आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है
कि जो लोकतंत्रीकरण में जो गुटबाजी है ना, राजनीतिक दलों में जो फूट है, इसके विरुद्ध भी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है इनके आंतरिक लोकतंत्रीकरण के प्रक्रिया से। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीगल फ्रेमवर्क हमारे यहाँ क्या है, तो अभी तक हमारे यहाँ कोई भी स्टैच्यूटरी बैकअप नहीं है इंटरनल डेमोक्रेटिक रेगुलेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है ना। ये तो आरटीआई में भी ये जो है जानकारी नहीं देते हैं, है ना। ये सब के सब जो पक्ष विपक्ष है एक हो जाएगा जब इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा तो। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल एक गवर्निंग प्रोसीजर है आपका, प्रोविजन है आपका, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारा है 1951 का। कमेंट बॉक्स में कोई बताइएगा कि 1950 का जो आरपीए है और जो 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या मेन आयाम है, कमेंट करके जरूर बताया करिए। मतलब सीरियसली आप लोगों को बता रहा हूं, 7 दिन से इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब है कि बोलने तक की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके, हिम्मत करके आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। लगातार हमारी टीम आप लोगों के लिए लगातार अनवरत रूप से डेली कार्य करती है आपके लिए, तो थोड़ा सा ये बनता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वही तो हमारे लिए मोटिवेशन है ना। और वैल्यूएबल अपना कमेंट भी जरूर किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो 29A आपका आरपीए का जो आपकी सेक्शन है, उसमें ये बताया गया है कि भैया भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत जो है, चुनाव आयोग के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है ना, अनिवार्य है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी जो है लीगल बैकअप तो है नहीं, तो इनके खिलाफ दंडात्मक प्रावधान तो किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन है क्या है कि जो हमारे यहाँ सेकंड एआरसी रिपोर्ट है ना, ये जो आपका सेकंड एआरसी बना था किसकी अध्यक्षता में, तो वीरप्पा मोइली जी की, है ना, वो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है आपका सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो है आपका, है ना, सेकंड एआरसी जो आपका कमीशन है, और जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा जो लॉ कमीशन है, इन्होंने बोला है कि भैया इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी को एंश्योर करने के लिए आप यहाँ पर कानून बनाइए, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है एस्टैब्लिश करिए, है ना, तो इसको लागू करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पेंशन स्कीम है, तो सोशल सिक्योरिटी का डोमेन है ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये है क्या, एक तरीके से पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे नागरिक हैं, है ना, जो लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए ओल्ड एज सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक। इसको स्टार्ट कब किया गया, 2004 में। किसके लिए, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। इसमें आर्म्ड फोर्स शामिल नहीं है, इसी के कारण जो है डिबेट वगैरह भी होती है, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन, ठीक। इसके बाद यहां पर बताया गया कि इसको 2009 में सभी सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया, सभी सिटीजन्स के लिए, ठीक। और इसको रेगुलेट कौन करेगा, तो पीएफआरडीए करेगा, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये आपकी नियामक संस्था है, ठीक। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो आपके रेसिडेंट भी हैं और जो आपके नॉन रेसिडेंट भी है, ठीक। इसके साथ जो ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, जो जिनकी एज 18 से 70 के बीच में है, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जो इसमें मैक्सिमम एज की बेल्ट थी 65 थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के जो है 70 कर दिया गया है, ठीक है ना, अगस्त 2021 में, ठीक है ना। किसने बढ़ाया, तो पीएफआरडीए ने बढ़ाया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं 10% अपनी सैलरी का, और जो भी उनका डीए वगैरह होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो वहां पर जो है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहां पर जो है कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन रेट है उसको बढ़ाया गया है, 14% कर दिया गया 1 अप्रैल 2019 से, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि वो भी बढ़ाए भैया 14% कर दे अपने गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है, तो 2 अकाउंट है यहाँ पर, 3 है, टीयर 1 और टीयर 2, है ना, 2 अकाउंट है यहाँ पर, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें सीधा सा डिफरेंस ये है, टीयर 1 एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें विड्रॉवल वगैरह नहीं किया जा सकता, जब चाहे तब नहीं किया जा सकता, केवल वो जो है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट के रूप में होता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है तभी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीयर 2 जो अकाउंट होता है, इसमें वॉलेंटरी विड्रॉवल की जो है सुविधा प्राप्त होती है। वॉलेंटरी जो है आपका विड्रॉवल अकाउंट होता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो जो भी व्यक्ति है वो उसको आहरित कर सकता है, निकाल सकता है, क्लेम करके विड्रॉ कर सकता है। डिफरेंस क्या है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो जो न्यू पेंशन सिस्टम है आपका, न्यू पेंशन जो आपकी स्कीम है, सिस्टम है, ये आपका गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, है ना,
दोनों के कंट्रीब्यूशन को एंश्योर करता है, जबकि ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसमें केवल जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था उसको बस जो है एंश्योर किया गया था। इसके अलावा यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो नई पेंशन योजना है इसमें कोई ये निर्धारित आयाम नहीं है कि इतना ही पैसा आपको मिलेगा, मतलब इसमें जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो परिभाषित नहीं है। अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो भी वहां पर एम्प्लॉय होंगे, जो वहां पर कंट्रीब्यूशन जिस रेशो में करेंगे उनको उस रेशो में रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो पुरानी पेंशन योजना थी उसमें यह बोला जाता था कि लास्ट सैलरी स्लिप, जो लास्ट में आपको सैलरी मिल रही होती थी उसी का 50% आपको मिलेगा, वो फिक्स्ड था। लेकिन अब यह है कि आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उस हिसाब से आपकी पेंशन जो है बनेगी। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो नई पेंशन प्रणाली है ये जो सर्विस के ईयर्स होते हैं, जितने सालों तक हम सर्विस करते हैं, जितने वर्षों तक, उस पर निर्भर करती है कि कितनी धनराशि आपको मिलेगी। जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उसमें जो है ये बोला जाता था कि अंतिम जो आपका आहरित वेतन था, जो लास्ट आपकी सैलरी स्लिप थी, है ना, उसके आधार पर जो भी 50% होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये रेपिटेशन भी है, हमने इसको पहले भी पढ़ा था, है ना। तो अभी फिर से जो है अपॉइंटमेंट वगैरह किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। जो हमारा कोलिजियम है, जो हमारे सीजीआई है, वो उसको जो है चेयर कर रहे हैं यूयू ललित जी। ठीक है, तो इनके बारे में जो है संवैधानिक प्रावधान जजेस के बारे में क्या है तो ये बताया जा रहा है। तो आर्टिकल 124 जो है ना, आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या है, जो आपकी विधायन शक्ति है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, प्रेसिडेंट की। उसके बाद जो है कोर्ट की बात होती है। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 जो है उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति कैसे करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ जो है वारंट के द्वारा जो है उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। कौन करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, तो भैया राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बताया गया है कि ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में कि अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, तो ये अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में इनके रिमूवल, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है। और इसको इंपीचमेंट नहीं बोला जाता, राष्ट्रपति के संदर्भ में से महाभियोग बोला जाता है, जबकि उसी के जैसे ये आपकी जटिल प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ये आपका क्या है, पद है, अथॉरिटी है। तो किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि ऐसा कोई संकल्प ना लाया जाए जो कि उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित एक संकल्प हो, है ना। ठीक है ना, संसद के प्रत्येक सदन में, दोनों सदन में जो उसकी टोटल मेजॉरिटी है उसके बहुमत के द्वारा कोई संकल्प पारित किया जाना चाहिए। और उसके बाद दोनों सदनों से, है ना, उसके बाद फिर जो है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनकी स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 बहुमत से उस संकल्प को पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा जो है उनके रिमूवल को जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और इनको हटाने का जो आधार है संविधान में सीधे तरीके से उल्लिखित है। दो ही आधार है, पहला साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता। ठीक, अब इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 6 में यह बताया जा रहा है कि इनके शपथ वगैरह की बात है, जो भी तीसरी अनुसूची में जो आपकी शपथ वगैरह है उसके बाद ये पद ग्रहण करते हैं, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 में कि कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर जो है नियुक्त किए जाएंगे, तो वो पद लेने के बाद फिर वो भारतीय जो राज्य क्षेत्र है उसके किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के सामने जो है वो वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद कोलेजियम सिस्टम क्या है, तो सीधी बात है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो जजेस के ट्रांसफर अपॉइंटमेंट का काम करती है। इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उसके बाद इस फोरम में 4 सीनियर मोस्ट जजेस वगैरह भी होते हैं और ये रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट भी और ट्रांसफर भी जजेस की हायर जुडिशरी में। ठीक, अब ये जो है सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, तो 3 जो आपके जजेस केसेस है, 3 जो जजेस केस है उसी से हुआ। 1982 वाला सबसे पहला एसपी गुप्ता वाला आप लोगों को केस याद भी होगा। ठीक है ना, हमने सारी चीजों की चर्चा भी की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो 3 केसेस कौन कौन से हैं। अभी 10-15 दिन के अंदर जो है इसको पहले भी कवर किया हम लोगों ने। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है आर्टिकल 143, यहां पर जो है ऐसा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधिक आयाम में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लिए जाने का संदर्भ है और भी यहाँ पर संदर्भ जो है वो बताए जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जो है प्रस्ताव। तो पहली चीज ये कि यहाँ पर जब कोई भी रिकमेंडेशन को जैसे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो 4 और भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे भी परामर्श लिया जाना अनिवार्य है, जब भी राष्ट्रपति उनसे कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह मानते हैं कोई भी लीगल मैटर पे। ठीक है ना, और इसी से कहीं ना कहीं कोलेजियम सिस्टम का उदय देखा जाता है और यहाँ पर जो भी सिफारिश होगी वो रिटन फॉर्म में ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि
मान लीजिए कि कॉलेजियम जो है कोई निर्णय कर रही है और उसमें जो है जो उसकी मेजॉरिटी है, जो उसका मेजॉरिटी कंसेंसस है, जो उसका जो वहां पर रिकमेंडेशन आ रही है उनकी मेजॉरिटी की, वो किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति के अगर विरुद्ध होती है ना, तो उस व्यक्ति की फिर नियुक्ति वगैरह नहीं की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको भी यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी जैसे हाई कोर्ट के जज है ना, तो अगर वो बहुत ज्यादा जो है क्या है मेरिटोरियस है ना, कहने का मतलब ये कि अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है, वो योग्य है, तो फिर वरिष्ठता सूची की जो स्थिति है उसको दरकिनार करते हुए उनकी भी नियुक्ति वगैरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किया जा सकता है। आर्गुमेंट क्या है इसके फेवर में, तो कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंसी है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसको सुनिश्चित किया जाता है, जो हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 50 में है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो भी मत लिए जाते हैं, जो भी विचार लिए जाते हैं, वो रिटन फॉर्म में लिए जाते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक जो आपके वैल्यूज हैं, उसको इंश्योर करता है ये। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है तो बहुमत से लिया जाता है ना, तो वो न्यूट्रल होता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रतिभाशाली वकील हैं, तो सीनियरिटी के बेसिस पे जो है यहाँ पर नियुक्ति नहीं बल्कि एबिलिटी के माध्यम से होती है। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव एनहांसमेंट भी यहाँ से देखा जाता है। डीमेरिट्स क्या है, तो सबसे पहली चीज ये है ट्रांसपेरेंसी में जो है कमी देखी जाती है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी में भी जो है कमी है, जवाबदेहिता की कमी है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, और बिल्कुल वेग है ये, है ना। किस आयाम पे किया जाता है नियुक्ति ये नहीं बताया जाता, तो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद को यहाँ पर जो है बढ़ावा प्रश्रय मिलता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कभी जो यहाँ पर आम सहमति नहीं बनती लोगों के बीच में, तो इसके कारण निर्णयों में देरी होती है। कभी कभी जो डिसीजन लिए जाते हैं उससे बैकअप करना पड़ता है ना, डिसीजन पलट दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर फेवरेटिज्म और जो आपका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, इस तरीके के भी जो है आरोप लगते हैं। नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है ना, और सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया वगैरह है उसमें ट्रांसपेरेंसी में जो है कमी देखी जाती है। स्पेशली जो हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, ये इसको बोला जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो भैया न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन उस स्वतंत्रता का रैशनल यूज करना भी आवश्यक है। आपको अपनी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व तो खुद सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और उसमें जो है आप, क्योंकि ये जनता की आस्था का विषय है जुडिशरी, है ना, तो इसको जो है न्यूट्रल बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेट किया है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को जो है ना, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो इसका जो अनाउंसमेंट था, वैसे भी जो बजट था हमारा 2022-23 का, उसमें किया गया था। तो अब इसको जो है ये मूर्त रूप में जो है इसको सेटअप किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। अब ये है क्या, तो भैया बैंकिंग आउटलेट है, जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करेगा ये, और कैसे करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। और इसमें सेल्फ सर्विस का जो है डोमेन है, मतलब खुद ही व्यक्ति जो है उसको जाके यूज कर पाएगा। अब ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका, गवर्नमेंट का, आरबीआई का, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, और भी जो आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। इसके दो जो है स्पेसिफिक फीचर्स है। पहला सेल्फ सर्विस जोन, मतलब कस्टमर खुद एक्सेस कर पाएगा एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, इंटरनेट बैंकिंग, इन सबको। ठीक, इसके बाद डिजिटल असिस्टेंस जोन होगा। यहां पर ग्राहकों को बचत खाता खोलना है, चालू खाता खोलना, और भी जो बैंकिंग सेवाएं उसको शुरू करने के लिए ये आपका सहायक होगा। तो इसके द्वारा जो भी बैंकिंग सर्विसेज है उनको लोग जो है डिजिटली जो है परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें किसको अनुमति दी गई है, तो अर्लियर पहले जो आपकी आरबीआई की गाइडलाइन है आपकी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए, उसमें बोला गया है कि कमर्शियल बैंक जो भी आपके, इसमें एक्सेप्शन है, रीजनल रूरल बैंक्स नहीं है, पेमेंट बैंक्स नहीं है, लोकल एरिया बैंक नहीं है, बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं आपके, वो आपके प्रोवाइड कर पाएंगे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को, जब उनके पास पहले से ही डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपीरियंस होगा, तभी वो ओपन करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स है उनको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, बैंकिंग सिस्टम का जो है पहुंच सुनिश्चित होगी रिमोट एरियाज तक भी, है ना, और जो आपके वल्नरेबल जो भी आपके लोग हैं उन तक जो है बैंकों की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट फैसिलिटी होगी, और भी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनकी पहुंच उन तक सुनिश्चित हो पाएगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी ये प्रमोट करेगा। 11 जो है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 12 जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और आपका एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अभी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें सभी तरीके की जो है बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सेविंग जो आपका अकाउंट है उसको खोलना, है ना, चेक वगैरह की सुविधा रहेगी, पासबुक प्रिंट करना, फंड ट्रांसफर करना, एफडी में निवेश करना, तो इस तरीके की सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करेगा और इसमें जो स्पेशल इंफेसिस है तो लोगों को जागरूक करना है साइबर सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है अभी हमारे लिए। इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो 24/7 बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे सभी लोग। ठीक, इसके अलावा जो है ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, और जिन व्यक्तियों के पास मान लीजिए कनेक्टिविटी नहीं है कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, डिजिटल जो भी आपके डिवाइस है, तो वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को पेपरलेस मोड पर भी कर पाएंगे, उसके लिए भी सक्षम बनाया गया है इसको, है ना। और ये इंक्रीज करेगा डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को, डिजिटल बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करेगा और कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला जो एमसीक्यू है हमारा पीएफआरडीए से रिलेटेड है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, एस्टैब्लिश्ड किया गया इसको किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि संसदीय कानून बनाती है। इसके बाद ये क्या करती, किस लिए इसको ऑथोराइज किया गया है, ऑथोराइज किया गया, क्या प्राधिकार इसको दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है तो रेगुलेट, प्रमोट एंड एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ये किसके अंतर्गत काम करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट के बारे में यहां पर फ्रेम किया गया, बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि ये रिपोर्ट कौन जो है पब्लिश करता है, तो ज्वाइंटली जो है ज्वाइंट मैनर में इसको जो है रिपोर्ट को पब्लिश किया गया एफएओ और आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि जो ये की हंगर हॉट स्पॉट्स है उसमें कौन कौन है, अफगानिस्तान है, इथियोपिया है, नाइजीरिया है, साउथ सुडान है, सोमालिया है, यमन है और भी जो आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सही बताना था तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।